हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। यूपीएससी सीएपीएफ 2019 की स्ट्रेटेजी आज हम डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम है, काफ़ी हाई प्रोफाइल एग्ज़ाम है। आपको पता है पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। सीडीएस से कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले सीडीएस और यूपीएससी सीएपीएफ में थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं। सीडीएस में कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलती, उसके अलावा कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलती। कट ऑफ मार्क्स चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से हैं, तो सभी के लिए सेम जाता है। लेकिन यूपीएससी सीएपीएफ जो है एक तरह का बैंड है, कह सकते हैं आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज का कॉम्बिनेशन है यूपीएससी सीएपीएफ। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, कट ऑफ मार्क्स भी ऊपर नीचे होंगे। अब सीडीएस जो है उसमें एग्जाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आगे एसएसबी क्लियर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें रिटन एग्जाम में इतने मार्क्स जो है एक बार आप क्लियर कर लेते हो तो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। लेकिन यूपीएससी सीएपीएफ में आप कंपेयर कर सकते हैं सिविल सर्विस एग्जाम से, यानी कि जैसे सिविल सर्विस एग्जाम में जो मेंस के मार्क्स हैं और इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो ऐड होके आपकी मेरिट लिस्ट आती है, उसी तरह से सीएपीएफ में भी होता है। पेपर 1 होगा आपका 250 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 200 मार्क्स का, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगी। अब यूपीएससी सीएपीएफ का अगर आप ये जो रिटन एग्जाम है पेपर 1 और पेपर 2 अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी असिस्टेंट कमांडेंट बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। अगर आप सीडीएस क्लियर कर रहे हैं उसके बाद एसएसबी क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन यूपीएससी सीएपीएफ अगर आपने क्लियर किया वो भी अच्छे मार्क्स से, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस इसमें जो मेडिकल एग्जाम होता है, मेडिकल जो आपको पता है 100 मीटर भागना है, जो गिवन कंडीशंस दी हुई है, रिक्वायरमेंट दी हुई है शॉर्ट पुट के रिलेटेड, उस तरह का आपका मेडिकल अगर फिटनेस है वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको सिर्फ वो क्वालिफाई करना है जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है उसको। अगर आप मेडिकली फिट हैं और इसके बाद ये जो हमारा यूपीएससी सीएपीएफ का रिटन एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी इंटरव्यू प्रोसेस होगी। इतना मुश्किल नहीं होगा असिस्टेंट कमांडेंट बनना। लेकिन अगर आपको पता है कि वेटेज जो है एग्जाम की बहुत ज़्यादा है और यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है तो उसी लेवल का यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम भी होगा, तो हर एक तरह से आपको मेहनत करनी होगी। दिन के 8 से 10 घंटे देने ही होंगे, उसके बाद ये आपका एग्जाम अच्छी तरह से क्लियर होगा। दूसरी चीज, जो लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की, वो सीएपीएफ का एग्जाम जरूर देते हैं, उनके लिए ये ट्रायल होता है। बहुत से लोग इसको क्वालिफाई करते हैं लेकिन उसके बाद इंटरव्यू देने नहीं जाते, मेडिकल टेस्ट देने नहीं जाते। लेकिन उनकी वजह से जो सीएससी के लोग होंगे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लोग, बच्चे जो इस एग्जाम को फन के लिए भरते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए भरते हैं, वो आपकी कट ऑफ जो है बढ़ा देंगे। तो इसी वजह से आपको ध्यान में रखना है, आपका डायरेक्ट कंपटीशन जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ है, तो उतना ही अच्छा, उतनी ही आपकी तैयारी होगी, तो फिर आप ये एग्जाम क्लियर करोगे। इसके अलावा जो आपने बातें ध्यान में रखनी है वो है कि पेपर 1 की जो भी कट ऑफ जाएगी वो क्वालिफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्वालिफाई करोगे तो पेपर 2 चेक होगा, पेपर 2 चेक होगा। पेपर 1 बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है लेकिन पेपर 2 को बहुत ज़्यादा लोग निगलेक्ट करते हैं, पेपर 2 भी उतना ही ज़रूरी है। मैं आज आपको सारी बातें क्लियर करूंगा, कितने मार्क्स आते हैं पेपर 2 में, आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो यूपीएससी का क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्या माइंडसेट रहता है जब वो आपकी मार्किंग करते हैं, मार्किंग स्कीम कैसी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर 1। आपको पता होना चाहिए कि पेपर हमारा डिमांड क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या क्या आएगा, अब कोई भी चीज़ जो हमारा पेपर 1 है आपको पता 125 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सबसे पहले उठा लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी करनी है एम लक्ष्मीकांत, यूपीएससी सीएपीएफ क्लियर करना है एम लक्ष्मीकांत, तो आप रेफर कर ही लीजिए। एम लक्ष्मीकांत आपने जल्द से जल्द खत्म करनी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपको दिन लगते हैं जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना है। प्लस 11th और 12th
अगर तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, पहले 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पढ़नी ज़रूरी है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि एनसीईआरटी मत पढ़िए, आप डायरेक्टली कोई और बुक रेफर कीजिए। जो आपका बेस बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका जो फाउंडेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उन्होंने जो 11th 12th 10th तक पढ़ा उनको याद होता है, लेकिन अगर हमें वो सब कुछ याद नहीं है, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, हमें सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी पढ़िए, 11th और 12th की पॉलिटी के लिए पढ़िए और फिर एम लक्ष्मीकांत पे आइए। ये करोगे आप तो आपका पॉलिटी 100% तैयार होगा। उसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो हमेशा ही पूछते हैं। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होंगे वो आपको समझ भी तभी लगेंगे जब आप कहाँ पर आओगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ के आओगे, आपको उस टॉपिक के बारे में पता होगा, जो जो भी हमारी कंडीशंस है वो पता होगी, फिर ही आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो पॉलिटी अगर आपने करनी है, पॉलिटी के लिए आपको 11th 12th और उसके बाद हमारी एम लक्ष्मीकांत रेफर करनी ही होगी यूपीएससी सीएपीएफ के लिए। प्लस हिंदू अखबार, हिंदू अखबार अगर आप नहीं पढ़ सकते, लिखना आप नहीं चाहते, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना चाहते, लिखने की आदत नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी, तो ये पेपर आपके लिए नहीं है। मेरा बिल्कुल ब्लंट ओपिनियन है, आप इस पेपर को 200 रुपया भर के वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना जानते, ना ही देना चाहते हैं, ना ही आप लिखना चाहते हैं, तो ये पेपर आपके लिए नहीं है। और हिंदू अखबार पढ़े बिना ये पेपर आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर टू में जो सब कुछ आएगा वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपना जो ओपिनियन है कैसे रखते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हिंदू अखबार पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू नहीं पढ़नी, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, लेकिन दोनों में से एक अखबार पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक बात पर, हर एक टॉपिक पर आपका ओपिनियन होना चाहिए। अगर आपका किसी भी बात पर, किसी भी टॉपिक पर ओपिनियन नहीं है, आप किसी एक साइड नहीं ले सकते। कोई भी टॉपिक है, चाहे हम ले लीजिए, अभी चल रहा था ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर, ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर, कांग्रेस ने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए बीजेपी पर। अगर आप दोनों में से कोई एक साइड नहीं ले सकते तो ये पेपर आपके लिए नहीं है। लेकिन ये ओपिनियन कैसे बनेगा, आपने किस साइड होना है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये आपके बनेंगे जब आप हिंदू को पढ़ोगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे। ये तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तो हमने की हिंदू की बात हो गई। इसके अलावा पीआईबी, और अगर आपने ओपिनियन बनाना है तो राज्यसभा जब भी फ्री हो तो राज्यसभा टीवी ज़रूर देखें। राज्यसभा टीवी पर डिबेट्स आ रही हैं या कुछ हो रहा है, आपने वो देखना है, फ्री टाइम में देखना है। अगर आप इसको ये देखकर चलेंगे कि मैं राज्यसभा टीवी देखूंगा अपने फ्री टाइम में रिलैक्स होने के लिए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से राज्यसभा टीवी देख रहे हो तो फिर आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। राज्यसभा टीवी आपका जियो टीवी पे देख सकते हैं, उस पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे चैनल भी है राज्यसभा टीवी का। जितनी डिबेट्स होती हैं हिंदू और राज्यसभा टीवी की, अगर आप डिबेट सुनोगे तो आपका एक फर्म ओपिनियन बनेगा जो आपको पेपर 2 में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और मेरी सीधी एडवाइस आपको क्लियर रहेगी, आपको वो सही लगे ना लगे, मैं क्लियरली आपको बताऊंगा। अगर आपने पेपर 2, जो हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 की अगर आप तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, 100% पेपर 1 क्लियर होगा, 101%। गलती कहाँ होती है, जब हम ये सोचते हैं कि हमने सारे मार्क्स पेपर 1 से ले लेने हैं, पेपर 2 तो हम जितना भी आएगा लिख देंगे, कोई चक्कर नहीं है, 200 में से जितने भी मार्क्स आए हम पेपर 1 से कोशिश करेंगे 150 160 आ जाए आराम से, और उसके बाद पेपर 2 में से जितने भी आएंगे वो लेकर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पेपर 2 की तैयारी करोगे, देखो अगर आपने पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ लिखना चाहते हो, जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करोगे, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप जब लिखना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें मालूम नहीं थी और कितनी चीज़ें अब पता चल गई हैं। अगर आप पेपर 2 की तैयारी आज से ही शुरू करते हो तो पेपर 1 आपका 100% जो है निकलेगा। इसके अलावा पेपर 1 में हमने बात कर ली क्या इंपॉर्टेंस है हिंदू की, न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
पेपर 1 के लिए, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे, अगर आप हिंदू अखबार पढ़ रहे हो, रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, तो आपका पेपर 101% निकलने वाला है। यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता आपको। पॉलिटी की हमने बात कर ली, एम लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंस कितनी है, फर्म ओपिनियन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस की आपने इस बार सीडीएस के पेपर में भी देखा होगा, +1 +2 के क्वेश्चन आते हैं, आएंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है, जो हमारा हिंदू अखबार है उसमें जनरल साइंस के बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आती हैं, उसके रिलेशन में आपको क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते हैं और हमेशा ही पूछे जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कोर कंसेप्ट्स पता होने चाहिए साइंस के। इसलिए सबसे पहले तो आपने 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस के लिए अगर आप एनसीईआरटी 9th और 10th की पढ़ लेते हैं, उसके बाद 11th और 12th ये आप तभी पढ़िए अगर आपके जो है कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। साइंस की वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगी। आपने इस बार भी देखा है जो साइंस के क्वेश्चन सीडीएस में थे वो सारे 11th और 12th लेवल के थे। अगर सीडीएस में उस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कोई चांस ही नहीं बनता कि एनसीईआरटी से आपको जो यूपीएससी सीएपीएफ में है क्वेश्चन वो 9th और 10th लेवल के देखने को मिलेंगे। नहीं, इससे मुश्किल ही क्वेश्चन आपको साइंस के यूपीएससी सीएपीएफ में देखने को मिलेंगे। इस वजह से सबसे पहले बेस बनाने के लिए 9th और 10th की पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप हिंदू अखबार फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी साइंस की चीज़ें स्टैटिक उसमें दिख जाएंगी। इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप हिंदू अखबार अगर अच्छे से पढ़ते हो तो 70% काम वही कर देगी, वही अखबार आपका 70% काम करने वाली है। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा 11th की एनसीईआरटी मैंने पॉलिटी की आपको पढ़ने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं लेकिन वो और किसी बुक में नहीं मिलेंगे, वो आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यूपीएससी जो है एनसीईआरटी उनकी फेवरेट है, डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं, आगे हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री अगर क्लियर करनी है तो आपको किसी भी हालत में 12th की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। 12th की एनसीईआरटी सीबीएसई की। उसके अलावा तमिलनाडु बोर्ड की अगर आपने बुक को रेफर करना है हिस्ट्री की, 11th और 12th की बुक को रेफर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने सीबीएसई की 12th वाली तो छोड़नी ही नहीं है, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। सीबीएसई की 12th की एनसीईआरटी हो गई। उसके अलावा हमने बात की तमिलनाडु की, तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर 2 में स्पेसिफिकली लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में हिस्ट्री जो आएगी उसमें लिखा है स्पेशली मेंशन, लास्ट वाली अगर नोटिफिकेशन आप देखेंगे 2018 की, सिलेबस मगअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने पेपर क्लियर करना है। उसमें स्पेशली लिखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट रहेगा सीपीएफ का जो पैटर्न है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपने करनी है। इसके अलावा ये हो गई हिस्ट्री की बात। अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स अगर आप +2 की बुक्स पढ़ लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 6 चैप्टर है टोटल, 12 चैप्टर है। इसके अलावा मरूनल के लेक्चर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, वो पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स के। और टोटल 6 चैप्टर है, मुश्किल से 12 चैप्टर है। अगर वो 10 से 12 चैप्टर आपने कर लिए, आपने अपना बेस क्लियर कर लिया, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में उससे बाहर नहीं आ सकते। फाइनेंस, बैंकिंग, बजट, ये सारे, नेशनल इनकम, ये सारे चैप्टर्स आपको +2 की इकोनॉमिक्स की बुक में मिलेंगे। तो वहाँ से आपने ये जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है तैयार करना है। इसके अलावा कोई और बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे रमेश सिंह की बुक आती है इकोनॉमिक्स की, वो अगर आप पढ़ना चाहें, लेकिन पढ़े तब जब आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात आती है। ज्योग्राफी क्लियर करने के लिए आपको +1 की एनसीईआरटी अच्छे से घोल के पीनी है। इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। +1 की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली, +1 की एनसीईआरटी, और एक काम करना है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड का और इंडिया का मैप जरूर लगाना है। जब भी आप सुबह उठते हैं उस मैप को गो थ्रू करना है, रोज उसमें से नई चीजें सीखनी है। क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे
+1 की एनसीईआरटी से आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्लाइमेट, विंड्स, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप वर्ल्ड का मैप लगाएंगे, इंडिया का मैप लगाएंगे, अपने जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे अपना मैप लगा लीजिए आज ही खरीद के। रोज नई नई चीज़ें देखिए कि कहाँ पे है, किसका बॉर्डर कहाँ टच हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से निकल रहा है। आप देखेंगे कि अगर आप रोज सुबह उठ के एक बार मैप देख रहे हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, तो 3 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपने अप्रोच करना है जो हमारी ये ज्योग्राफी है। इसके अलावा ज्योग्राफी के नोट्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे, वो मैं नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे यूपीएससी सीएपीएफ के पेपर के लिए। इसके अलावा माजिद हुसैन की बुक आती है, माजिद हुसैन की बुक, अगर कोई इसको पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आता, ये मैक्सिमम है। ज्योग्राफी की मैक्सिमम चीज़ आपको कुछ आ सकती है तो वो आएगी माजिद हुसैन से। अब हमने बात कर ली, पॉलिटी की बात हो गई, हमारी जनरल साइंस की बात हो गई, इकोनॉमिक्स की बात हमने कर ली है, इसके अलावा हिस्ट्री की बात भी कर ली। अब जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर मैंने एज यूजुअल आपको कहा है राज्यसभा टीवी देखना है, राज्यसभा टीवी, हिंदू अखबार, ये 2 चीज़ें, और पीआईबी एनालिसिस, पीआईबी की समरी देख सकते हैं। ये सब कुछ, ये 3 चीज़ें कर ली तो करंट अफेयर का पोर्शन आपका 100% डन है। इसके अलावा करंट अफेयर में आप लास्ट नोटिफिकेशन देखेंगे, वो सिलेबस मगअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिटरेचर, उसमें उन्होंने काफ़ी टॉपिक्स बताए हुए हैं, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, कल्चर, तो यही कारण है कि आपको इनके रिलेटेड करंट अफेयर में से टॉपिक पढ़ने हैं। ये नहीं है कि आपने स्पोर्ट्स के टॉपिक छोड़ दिए, लिटरेचर के टॉपिक छोड़ दिए, कल्चर के रिलेटेड टॉपिक छोड़ दिए। यानी कि उन्होंने, यूपीएससी ने अगर स्पेसिफिक मेंशन किया है कि इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल जो हमारी इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है, लिटरेचर के रिलेटेड, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, कल्चर के रिलेटेड, तो इसी वजह से इसके इर्द गिर्द ही आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन्होंने जो कैटेगरीज बताई हैं, जब भी आप हिंदू अखबार को पढ़ोगे वही कैटेगरीज आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। जैसे ही वो छप जाएंगी, जैसे ही आपके वो छप जाएंगी, आपको हिंदू अखबार पढ़नी आ जाएगी, आपको पता होगा कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना। तो यही कारण है, यही तरीका है करंट अफेयर को सॉल्व करने का। पेपर 1 की यही स्ट्रेटेजी है। आगे डिस्कस करते हैं हम पेपर 2 के बारे में। अब आ गई पेपर 2 की बात। अब जो पेपर 2 है उसकी डिमांड क्या है? सबसे पहले आएंगे एसेस। आपको पता है कि ऐसे आएंगे, 4 ऐसे लिखने होंगे, 80 मार्क्स के होंगे। ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन पेपर 2 का ऐसे के अलावा जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना होगा। चाहे वो काउंटर आर्गूमेंट के रिलेटेड हो, चाहे वो रिपोर्ट्स लिखनी हो, चाहे वो प्रेसिस लिखनी हो, चाहे वो ग्रामर का पोर्शन हो इंग्लिश का। अब इसमें जो दिक्कत आती है, पेपर 2 में आप तभी लिख सकते हो अगर आपका ओपिनियन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ओपिनियन बनाने के लिए आपको लिखना होगा और आज से ही लिखना होगा। कोई भी बंदा सबसे पहली बार जब लिखता है वो परफेक्ट नहीं होता, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। प्लस दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो यूपीएससी होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में, यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आपने बिल्कुल इररेलेवेंट लिखा है ऐसे या ऑफ टॉपिक हो गए हैं, तो मैं 100% आपको ये बता रहा हूँ, ये अपने दिमाग में रखना कि ये आपके यूनिवर्सिटी या स्कूल के पेपर नहीं है जहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलेंगे कि 20 मार्क्स का ऐसे है, मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ तो मेरे को 5-6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आज से ही ये ध्यान में रखना कि जो यूपीएससी है वो आपको 20 में से 0 नंबर भी दे सकता है और देता भी है। वो आपको 0 नंबर देने से कतराएगा नहीं। ये नहीं है कि आपने 200 वर्ड्स का ऐसे लिख दिया है, बिल्कुल इररेलेवेंट लिखा है और आप सोचें कि 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर था, इसमें से मैं सारी चीज़ें अटेम्प्ट करूं, 20-20 अगर मैंने 4 ऐसे अटेम्प्ट किए तो 5-5-5 करके 20 नंबर तो आ गए, फिर आगे 20 नंबर ले लेंगे, ऐसे करते करते 60-70 नंबर तो आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अटेम्प्ट करने के यूपीएससी ने आपको कोई नंबर नहीं देना और वो आपको डायरेक्टली 0 नंबर 100% देता है और देता रहेगा।
इस वजह से पेपर 2 की तैयारी सीरियसली करनी है। अगर आप सीरियसली करोगे तो फिर ही कुछ हो सकता है। अब आया लिखने की बात। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऐसे। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर कोई चीज़ है वो है पेपर 2 में ऐसे, क्योंकि ऐसे को आप बहुत ही सही तरीके से लिख सकते हो। अब ऐसे को लिखने के लिए भी आपको कुछ चीज़ें जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। ऐसे में जो आपके मार्क्स आएंगे, ऐसे में 50% मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके कंटेंट पर, 50% डिपेंड करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन पर। लेकिन अगर आपके पास ये 50% नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, तो चाहे आप 1 साल से अखबार पढ़ रहे हैं, चाहे 2 साल से पढ़ रहे हैं, आपको ऐसे में मार्क्स नहीं मिलने वाले। और चीज़ें जो आपने ऐसे में याद रखनी होती है, बिगिनिंग और कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये नहीं है आपने कंटेंट शो ऑफ नहीं करना कि आपकी नॉलेज कितनी है। उनको चाहिए ओपिनियन, उनको चाहिए ओपिनियन। जो प्रॉब्लम की वहाँ बात हो रही है उसका सल्यूशन और आपका वो सल्यूशन अलग होना चाहिए। इतने लोग पेपर लिख रहे हैं, एक एग्जामिनर को पेपर चेक करने के पैसे भी मिलेंगे, उसको पेपर चेक करने के पैसे मिल रहे हैं, उसको जो पेपर पढ़ने में मज़ा आएगा वो उसी को मार्क्स देगा। वो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने तो पेपर चेक करना है, उसको उसके पैसे मिल जाने हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होती है जब भी आप ऐसे अटेम्प्ट करते हो, ऐसे का अटेम्प्ट करोगे तो ये करते हो आपने कंटेंट लिख दिया, बहुत सारा कंटेंट लिख दिया, उसके बारे में अच्छी बातें भी बता दी, टॉपिक के बारे में नुकसान भी बता दिए, लेकिन आप उसको कंक्लूड नहीं करते हो। आपने ये नहीं करना कि एग्जामिनर जो है वो खुद सोचे। आप ये सोचते हो मैंने एग्जामिनर को ये भी बता दिया, ये होता है, ये होता है, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आपको क्या लगता है। ये सब कुछ एग्जामिनर को पता होता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव उस टॉपिक के बारे में पता है, लेकिन वो आपका ओपिनियन पूछ रहा है कि ये ज़्यादा पॉजिटिव था या ज़्यादा नेगेटिव था, आप किस साइड हो, आपका स्टैंड क्या है। और वो स्टैंड प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो उसका सल्यूशन जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ और ही अजीबोगरीब चीज़ें लिख दो कंक्लूजन में जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान में यही रखना है कि कंक्लूड आपने अच्छे से करना है। और ये कंक्लूड कैसे, जब एग्जामिनर उसको आपके ऐसे को पढ़ता है, ऐसे को पढ़ेगा, उसको मज़ा तब आएगा जब आप उसके बारे में सब कुछ बता के ये बताओगे, फिर फाइनली कंक्लूड करोगे कि हाँ इसमें ये चीज़ें जो थी ये अच्छी थी, ये चीज़ें खराब थी, लेकिन मैं फिर भी इसके पक्ष में हूँ क्योंकि। ये क्योंकि बताना है आपने कि क्यों आप उस चीज़ के पक्ष में हो या उसके विरोध में हो। ये नहीं करना कि एग्जामिनर आज खुद बैठ के मैंने कंटेंट लिख दिया है, उसके बाद एग्जामिनर जाके वो चीज़ सोचे कि ये अच्छा था या बुरा था। तो इस तरह से आपने ऐसे को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा ऐसे जो आएगा हमारा, ऐसे जो आएगा, आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे रोज आपने ऐसे लिखना है। और ऐसे चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन कर रहा है, चाहे यूपीएससी सीएपीएफ की कर रहा है। क्या होता है कि कभी कभी आप कुछ ऐसे लिखते हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ठीक हो सकती है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा है, मे बी उसको वो चीज़ लॉजिकल ही ना लगे। तो इस वजह से ऐसे चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे चेक करने के लिए हमने एक प्लान भी सोचा है, वो मैं वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊंगा कि ऐसे आप हमारे से कैसे चेक करवा सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे की बात हो गई, अब हम बात करते हैं जो हमारी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट, अब ये जो रिपोर्ट और एसेज है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इनमें यही होती है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। जितने वर्ड्स आपको कहे हैं, अगर 200 वर्ड्स कहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 200 ही वर्ड लिखने हैं। ये हो सकता है 2-3 ज़्यादा लिख दो, लेकिन ये नहीं है कि 200 वर्ड्स के बाद आप 220 वर्ड्स लिख दो, फिर कहोगे कोई चक्कर नहीं, ±10% हो गया है, 220 लिख दिए चलते हैं। इतना नहीं चलता। 190 से लेकर आप ऐसा कर सकते हो 190 से 205 के बीच में लिख दो। जो लोग पेपर चेक करते हैं उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो शीट देखकर बता सकते हैं कि उसमें वर्ड्स कितने होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे आएंगी? ये आएंगी प्रैक्टिस से। और रिपोर्ट फिर से वही बात, रिपोर्ट में आएगा पास्ट कोई इंसिडेंट हो चुका है या प्रेजेंट इंसिडेंट के बारे में आपको रिपोर्ट देनी होगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ये आपकी वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी अगर आप हिंदू अखबार को पढ़ते हो, लेकिन इसमें भी आपने प्रैक्टिस करनी होगी, इसमें भी प्रैक्टिस करनी है। इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, ऊपर हेडलाइन कैसे देनी है, फिर डेट, उसके बाद में
कंटेंट जो है वो कैसे मेंशन करना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आप रिपोर्ट जो है निकाल लोगे। इसके बाद में आती है प्रेसी राइटिंग। जो हमारी प्रेसी राइटिंग होती है इसमें होगा 450 वर्ड के करीब आपको दे देंगे एक पैराग्राफ और उसको कहेंगे कि अपनी भाषा में 150 वर्ड में लिखो। अब इसमें ऑफ टॉपिक नहीं होना होता। काफी बच्चे इसमें ऑफ टॉपिक हो जाते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं इसमें, कीवर्ड्स जो प्रेसी राइटिंग में कीवर्ड्स होते हैं उसको याद रखना होता है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये नहीं है कि ऊपर से सीधी सीधी लाइन उठा ली और नीचे लिख दी, इसका कोई मतलब नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पोर्शन जो है वो यही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आपने फैच करने हैं तो वो आएंगे ग्रामर के पोर्शन से। ग्रामर के पोर्शन से, ग्रामर पोर्शन से बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ग्रामर पोर्शन आपका 100% सही होना चाहिए। एसपी बख्शी की बुक आती है वो रेफर कर सकते हैं। एसपी बख्शी की अगर आप बुक रेफर करेंगे तो आपके ये 20-25 मार्क्स जो है आराम से निकल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप एसेज लिखना जानते हैं, ये 2-3 चीज़ें आपने कर ली तो आप 100% जो है यूपीएससी क्लियर करने वाले हैं, यूपीएससी सीएपीएफ क्लियर कर जाएंगे। तो इसके अलावा आगे काउंटर आर्गूमेंट की बात। काउंटर आर्गूमेंट भी आप तभी कर सकते हैं अगर आपका ओपिनियन होगा। ओपिनियन आएगा अखबार पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से और प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, उसके प्रोज पता है, कॉन्स पता है, तो फिर ही आप काउंटर आर्गूमेंट को अप्रोच कर सकते हो। अपने आर्गूमेंट को जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ टॉपिक नहीं होना, अपने आर्गूमेंट के साथ स्टिक रहना है और फेक डाटा, फेक फैक्चुअल डाटा देने से बचना है। इसके अलावा जो चीज़ें आपने याद रखनी है, कोटेशंस। ऐसे में जितनी ज़्यादा आप कोटेशंस यूज़ कर सकते हो उतनी करो। वो कैसे कर सकोगे? अगर आप रोज़ एक नई कोटेशन पढ़ते हो, कि कोई भी कोटेशन पढ़िए। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसको सही तरह से यूज़ कीजिए। सही तरह से यूज़ करोगे तो ये 6 महीने की जो मेहनत है आपकी, आपको असिस्टेंट कमांडेंट बना देगी और उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज होने वाली है। अगर आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है तो ये 6 महीने आप इस प्रेपरेशन को दे सकते हो। 100% इसका फ़ायदा होगा। लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा और असिस्टेंट कमांडेंट आप बन जाओगे। उसके बाद देखना कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपने याद रखनी है। कोटेशंस का आप यूज़ कीजिए ऐसे में जितना ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा आप जो है समझाने के लिए फ्लो चार्ट, कई बार जैसे हिस्ट्री के रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, आप फ्लो चार्ट डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट डायग्राम्स। इसके अलावा अंडरलाइन कर सकते हैं, चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन वही कीजिए अगर आप 200 वर्ड्स जो लिख रहे हैं, ऐसे के 200 वर्ड्स लिखे, उसमें से आपने कोई एक ऐसी लाइन लिखी जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सही थी, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं जिससे एग्जामिनर का ध्यान उस तरफ जाएगा। लेकिन अंडरलाइन होशियारी मत दिखाइए, उसमें यह ना हो कि गलत फैक्चुअल डाटा दिया है, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता जो अंडरलाइन गलत चीज़ को करके आएगा, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरह से अगर आपने पेपर 2 को अप्रोच किया तो आप आराम से निकाल लेंगे पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस। इसके अलावा अब हम जो बात करेंगे, एक हमने जो छोड़ दी चीज़, वो छोड़ दी कि पेपर 1 में जो आपको रीजनिंग और क्वांट आएगा, रीजनिंग क्वांट आएगा। आपको पता है जो हमारी लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये लिखा था लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन। यानी कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वांट आएगा, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। यानी कि आपको वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग ये सारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हैं RS अग्रवाल। RS अग्रवाल बेस्ट बुक है। इससे बाहर वर्बल रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग का आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपने डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से तैयार करके जाना है। यूट्यूब पे कोई भी सोर्स रेफर कर सकते हैं आप, यूट्यूब पर आप कोई भी सोर्स रेफर कर सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। उसके बाद आपने जो करना है क्वांट तैयार करना है। इसके लिए आप CSAT की कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा अरिहंत की अरिथमेटिक की बुक आती है, वो जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करनी, इसके अलावा क्विकर मैथ्स की बुक आती है M टायरा की, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इन तीनों में से आप कुछ भी जो है यूज़ कर सकते हैं और ये पोर्शन जो है ये आपको मैक्सिमम मार्क्स लाकर दे सकता है पेपर 1 में। इसको अवॉइड नहीं करना।
क्वांट, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। इसमें से आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। बाकी हम भी जितना हो सकेगा आपके साथ साथ कवर करेंगे। अब जो बात थी कि आपके लिए जो हमने प्लान सोचा है, सबसे पहले ये मैं आपको ब्लंट ओपिनियन दे रहा हूं अपना। ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे कोर्सेज या कुछ भी उसको ज्वाइन कीजिए, इसलिए नहीं कह रहा। सबसे पहली बात, जो हमारे ऐसे होते हैं उसमें सेकंड ओपिनियन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स अगर लेने हैं, चेक करवाना ऐसे को जितना ज़रूरी है उससे ज़रूरी कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ भी लिखेंगे, अगर आपको पता नहीं है आप किस साइड जा रहे हैं, आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने सोचा है कि हम आपके लिए एक तैयार कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें जो करंट अफेयर्स होंगे, हिंदू के रिलेटेड रोज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे, उसके अलावा कोई आर्टिकल अगर पढ़ना हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हो वो आपको उसमें बता दिया जाएगा। उसके अलावा रोज़ का रोज़ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा कोई भी अगर एनसीईआरटी के +1 +2 लेवल के क्वेश्चन है या यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है वो उसमें आपको डाले जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव के लिए साथ साथ आपको जो है टॉपिक बताए जाएंगे, वो आप लिखोगे और हर हफ्ते एक हफ्ते में आप एक ऐसे, एक रिपोर्ट और एक काउंटर आर्गुमेंट ये लिख के आप हमारी टीम को भेजोगे। हम आपका एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और आपको रिस्पॉन्स देंगे हर हफ्ते एक। यानी कि अभी हमारे पास 6 मंथ्स बाकी है, हमारे पास 6 मंथ्स है, 6 महीने हैं। तो अगर हर हफ्ते आप एक काउंटर आर्गुमेंट और एक रिपोर्ट लिखकर भेजते हो, यानी कि हर हफ्ते आपने 3 चीज़ें हमारे से इवैल्यूएट करवाई, हम आपको बताएंगे कि कैसे इंप्रूव और कर सकते हो, कैसे और चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि 6 मंथ, अगर हम एक हफ्ते में आपकी 3 चीज़ें चेक कर रहे हैं, यानी कि एक महीने में 12 और मतलब टोटल आप देख लीजिए 70 to 75 आपकी कॉपीज इवैल्यूएट हो जाएंगी जब तक आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जाएंगे। तो इस तरह से आप हर हफ्ते हमारे से चेक करवा सकते हैं। प्लस 6 महीने इसकी वैलिडिटी होगी जब तक आपका पेपर नहीं होगा। हर हफ्ते आप चेक करवा सकेंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प मिल जाएगी, आपकी कॉपीज इवैल्यूएट होंगी। इसके अलावा करंट अफेयर के रिलेटेड आपको चीज़ें साथ साथ मिलती जाएंगी, क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, स्टैटिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर कोई नोट्स अवेलेबल हुए, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जितना भी हो सकेगा इस ग्रुप में आपको करवाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर इसका यही है कि आपकी जो कॉपीज इवैल्यूएट होंगी, अब अगर ये मैं सारी चीज़ें फ्री कर दूं, अगर ये फ्री हो तो आप देखिए कि बहुत ही हज़ारों में मैसेज ऑलरेडी आते हैं। इंस्टाग्राम पर भी पेज है, व्हाट्सएप पर भी हमारा होगा, तो इतने लोगों की कॉपी इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से तो ये 6 महीने इसकी वैलिडिटी होगी हमारी इस चीज़ की। कोई भी इंटरेस्टेड है, इसका जो प्राइस है वो है 2500। अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करोगे और जो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स होंगे उनको 300 ऑफ होगा और 2200 में ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा। और उसके बाद आप हर हफ्ते एक ऐसे राइटिंग, एक अपना प्रेसी राइटिंग रिपोर्ट ये सब कुछ भेज सकते हो, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। यानी कि इसकी कॉस्ट होगी 2500, पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए ये होगी 2200। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और आप देखिए अभी भी 6 मंथ है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हुए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पिंग कर सकते हैं 8699247491। इस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स जो है मैसेज कर दीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिल जाएगी। अगर आपको ये लगेगा कि 2500 बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, 6 मंथ है, यानी कि पर मंथ मुश्किल से 400। अगर आप बाहर कोई भी सब्जेक्ट या कोई ट्यूशन पढ़ने भी जाते हैं किसी एक सब्जेक्ट की, वो भी 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट से कम चार्ज नहीं करते। ये मिनिमल चार्ज जो है आपके लिए मैं लेके आया हूँ सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों को घर बैठे कोई दिक्कत ना हो और आपको सही रास्ते में गाइड जो है किया जा सके। 2500 इसकी फीस होगी, सिर्फ 300 आपको डिस्काउंट होगा जो पहले 30 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, आपकी कॉपीज इवैल्यूएट की जाएंगी, आपकी गलतियाँ बताई जाएंगी, ऐसे को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे कोटेशंस का यूज़ करना है, कैसे हमारी रिपोर्ट राइटिंग को लिखना है, उसका हेडिंग कैसे डालना है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा।
लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो CAPF के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप CAPF के लिए 100% डेडिकेटेड है तो फिर ये आपके लिए है। अगर आप लिखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव काम करना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए है। अगर आप इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज देखेंगे तो आपको मार्केट में UPSC लेवल की मिलेंगी 5,000, 10,000, 15,000। ये 6 महीने आपके लिए वैलिडिटी चलेगी और इससे कम प्राइस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 2500 प्राइस है। नंबर आपको मैंने दे दिया है 8699247491। इस पर आप बता दीजिए। पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए 2200 का जो है वो मिलेगा। 300 पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए ऑफ रहेगा। प्लस इसके अलावा जो आपने चीज़ याद रखनी है, आज हुई है 10 फेब, तो ये चीज़ हम 1 हफ्ते के बाद शुरू कर देंगे। अपना ग्रुप 17 फेब से हम शुरू कर देंगे। तो 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप मेरे इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज देकर मेरे को बता सकते हैं। इसके अलावा जो ज्योग्राफी की PDF है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी UPSC CAPF की स्ट्रेटेजी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच।